चलो, हम लोग अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लिवरेज का मतलब जो है, जैसा बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू किया, लिवरेज मतलब तुम बोल सकते हो फ़ायदा। जैसे एडवांटेज हम लोग बोलते हैं ना, तो लिवरेज का मतलब क्या बोल सकते हो तुम लोग, फ़ायदा। तो बिजनेसमैन को दो चीज़ का फ़ायदा उठाना है। बिजनेसमैन को दो चीज़ का फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे तुम आउटपुट जितना भी बनाओ, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा जब तक कि तुम बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी नहीं चले जाते हो तब तक। मतलब कि तुम्हारा फैक्ट्री जब तुम सेटअप किए, तो जब तुम सेटअप किए तो तुमको मालूम है ये मशीन में 15,000 यूनिट तक इसका प्रोडक्शन है। तो अब जिस दिन हम लोग फैक्ट्री खोलते हैं, क्या पहले ही दिन 15,000 यूनिट का ऑर्डर आ जाता है? नहीं, पहले आया 10,000 यूनिट का ऑर्डर, फिर कुछ दिन के बाद मार्केट में आया 12,000 यूनिट का ऑर्डर, फिर बढ़ा 13,000, 14,000, 15,000। तो 10,000 से 15,000 तक, या अगर हम बोले 0 से लेकर 15,000 यूनिट तक जितना भी मार्केट से डिमांड है, सबका फिक्स कॉस्ट तुम्हारा फिक्स रहेगा। ना ही मशीन का कॉस्ट बढ़ेगा, ना ही उसका मेंटेनेंस का। उसके अलावा अगर हम मेंटेनेंस तो बढ़ सकता है, जो फिक्स कॉस्ट है उसका, मशीन का कॉस्ट ऑफ परचेज वो तुम्हारा फिक्स रहने वाला है। तो मशीन को, तो कंपनी का मैनेजर को या कंपनी का मालिक को किस चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा? जो फिक्स कॉस्ट लगा है वो तो फिक्स रहने वाला, तो उसको सोचना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतने रखने वाला है 1,00,000 रुपया, तो क्यों ना हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दो तरह का कॉस्ट होता है भाई, सुन लो, ध्यान दोगे तो उतारोगे बाद में सब, पहले ध्यान दे दो। एक हो गया तुम्हारा फिक्स कॉस्ट। तो जब भी सामान हम लोग बनाते हैं, जब भी प्रोडक्ट हम लोग सामान बनाकर बेचते हैं, उसमें दो टाइप का कॉस्ट लगता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा तुम्हारा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से तुम बच नहीं सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस कॉस्ट से तुम बच नहीं सकते हो। तुम कौन सा कॉस्ट से बच सकते हो? फिक्स कॉस्ट से। जितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट से तुम्हारा क्या है, वही लगने वाला 1,00,000 का 1,00,000 रुपया। जैसे वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपया पर यूनिट, तो 10,000 यूनिट बनाओगे तो 10,000 इंटू 60 कितना हो गया? 6,00,000 रुपये। अगर 12,000 यूनिट बनाओगे तो 10,000 इंटू 60 कितने होंगे? 7,20,000। तो जितना ज़्यादा बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारे क्या, उतना ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। पहले भी लगेगा 1,00,000, बाद में भी लगेगा 1,00,000। तो ये लोग क्या बोला है, ये लोग लिवरेज मतलब हो गया बेनिफिट। जब तुम फिक्स कॉस्ट का फ़ायदा उठाते हो, किसका बोला था? जब तुम फिक्स कॉस्ट का फ़ायदा उठा के जब तुम प्रॉफिट को बढ़ाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। उस फायदे का क्या नाम बोला जाता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। और जब तुम इंटरेस्ट का, बैंक का लोन लिए, उसको इंटरेस्ट देना है 10% करके, 12% करके, तो जब तुम इंटरेस्ट उसको दोगे, क्या इंटरेस्ट प्रॉफिट से लिंक्ड होता है? नहीं होता। तुम बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट कमाओ, उससे जितना लोन लियो तुमको उतना ही इंटरेस्ट क्या है, देना है। जैसे मान लो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक से क्या लियो, लोन है, या डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर उठाए, तो डिवेंचर होल्डर वाले को क्या देना है तुमको? इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर 12,00,000 का डिवेंचर और 10% इंटरेस्ट, तो 12,00,000 का 10% कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,000। तो देखो एक में क्या लिखा हम, 10,000, एक में क्या लिखा तुम्हारा 12,000 यूनिट। तो चाहे तुम 10,000 यूनिट बनाओ तो भी तुमको इंटरेस्ट कितना देना है? 1,20,000। चाहे तुम 12,000 यूनिट बनाओ तो भी इंटरेस्ट कितना देना है? तो भी 1,20,000 रुपया। तो तुमको बैंक को तो इंटरेस्ट उतना ही देना है, तो क्यों ना तुम प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ, ताकि तुम्हारे पास इंटरेस्ट देने के बाद पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, ऐसा भी नहीं है, इंटरेस्ट सेम देना है। तो जब तुम फाइनेंशियल लोन का, इस सब का फ़ायदा उठाओगे, फाइनेंस का, अगर उसका फ़ायदा उठाए तो उसका फ़ायदा को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज। और फिक्स कॉस्ट से फ़ायदा उठाए, फिक्स कॉस्ट से सेल को बढ़ाए तो डैट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज। और इंटरेस्ट उतना ही रख के तुम सेल को बढ़ाओगे तो डैट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। तो लिवरेज मतलब हो गया फ़ायदा। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? जो तुम्हारा फ़ायदा है वही तुम्हारा नुकसान भी है। जो चीज़ से तुमको फ़ायदा है उसी चीज़ से तुमको नुकसान भी है। जैसा इंटरेस्ट, हम क्या बोला, 12,00,000 का 10%, 1,20,000।
तो चाहे 10,000 यूनिट बनाओ चाहे 12,000 यूनिट बनाओ तो भी तुमको 1,20,000 इंटरेस्ट ही देना है। लेकिन मान ली 10,000 12,000 ही बढ़ने का बदले तुम्हारा यूनिट घट गया 8,000 6,000 हो गया 4,000 हो गया। इन नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन होने का बदले नंबर ऑफ यूनिट कम प्रोडक्शन होने लगा तो ये तो 1,20,000 ही रहने वाला। तब बोले इंटरेस्ट उतना ही देना है और नंबर ऑफ यूनिट कम प्रोडक्शन हो रहा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा बचेगा कि कम? कम बचेगा। तो जो तुम्हारा फायदा है वही कल को तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें दो वर्ड होता है, एक फेवरेबल लिवरेज और एक एडवर्स लिवरेज। अगर तुमको फायदा हुआ तो फेवरेबल और नुकसान हुआ तो एडवर्स। तो इसको ऐसा बोला जाता है, इंसान ऐसा बोला जाता है कि दो धारी तलवार है। जैसे छुरी क्या चीज, छुरी कैसा होता है, एक तरफ धार होता है एक तरफ बोतरा होता है। तुम काट रहे तो नीचे काट रहा, तुम्हारा उंगली नहीं कट रहा। लेकिन ये सब ऐसा लिवरेज है दोनों तरफ धार है। समझ में आ रहा बात? या तो तुम सामने वाला को मार दो अल्लाह तो फिर तुम खुद मर जाओगे। तो तुमको दो में से किसी को मारने होगा। सामने वाला को नहीं मार सके तो तुम्हारा क्या है, फिर तुम्हारा अपने आप हत्या हो जाएगा। कैसे हत्या हो जाएगा? जैसे बहुत आदमी लोग से तुम सुनिए, कोई इंसान इंटरेस्ट लेकर बहुत तरक्की किया, लोन में पैसा लेकर कोई बहुत तरक्की किया, और कोई आदमी बेचारा कर्जा ले लेके क्या हो गया, कर्जा में डूब गया। तो कर्जे में डूब क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको जो लेवरेज का फायदा उठाना चाहिए था वो फाइनेंशियल लेवरेज का फायदा नहीं उठा सकते, उसका उल्टा नुकसान हो गया। वो गरीब बैंक से डिबेंचर से पैसा उठा ले 12 लाख, ये सोच के उठाया बिजनेस से पैसा लगाएंगे, इतना रुपया आगे इतना रुपया दे देंगे इतना रुपया बचेगा। ये होने का लगा उल्टा बिजनेस बढ़ने के बदले उसका बिजनेस डाउन होने लगा। तो ये जो डाउनफॉल होने लगा तो उसका वजह से उसके पास जो प्रॉफिट हो रहा है उसका तो लोन में ही चले जा रहा है, इंटरेस्ट ईएमआई वगैरह भरने में, तो उसके पास पैसा नहीं बच रहा। अब फिर लोन का पैसा देने के लिए फिर दूसरा एक तो लोन लिया, फिर एक तो पैसा देने के लिए फिर लोन लिया। तो इस तरीके से तुम्हारा लोन घट रहा कि लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ते जा रहा है। तुम्हारा लोन घटेगा कब? जब तुम खुद इतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करो जिससे तुम लोन का पैसा चुकता कर पाओ। तो प्रॉफिट का पैसे से क्या हो रहा है, लोन भी चुकता कर दे रहे और तुम्हारे पास कुछ प्रॉफिट कुछ ना कुछ बचते भी जा रहा है। तो तुम्हारे पास कैपिटल भी एक्यूमुलेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और लोन भी तुम्हारा लायबिलिटी भी दिन ब दिन क्या घटते जा रहा है। अगर इस सिचुएशन में हो, प्रॉफिट का पैसे से लोन भी अदायगी कर रहे हो और देने के बाद कुछ पैसा बच जा रहा है, फिर तुम वो पैसा को शॉपिंग करके या मंदार मनी जाकर डिगा जाएगा खा के उड़ा के खत्म नहीं कर रहे हो। तुम वो पैसा को अपना दिल में पत्थर रख के तुम पैसा को क्या कर रहे हो, जमा रख रहे हो। तुम देख रहे हो लेकिन फिर भी तुम नहीं खा रहे, नहीं भाई पैसा जमा करना है। तो तुम उस नियत से जमा करते भी जा रहे, कैपिटल भी बढ़ते जा रहा है और लोन भी चुकता जा रहा है। तो वो हो गया फाइनेंशियल फेवरेबल लिवरेज, फाइनेंशियल का फायदा हुआ। लेकिन अगर तुम फायदा इतना कम कमाए कि तुम लोन का पैसा नहीं चुकता कर पा रहे, तुम खुद क्या बचाओगे? तो खुद ही नहीं बचा सक रहे हो लोन का पैसा, फिर एक तो लोन ले रहे थे, चक्कर में क्या है तुम फंस गए। घर तो चल रहा है लेकिन उस घर चक्कर में तुम फंस गए, अब फिर तुम निकलने का कोई रास्ता नहीं। दिन भर दिन तुम्हारा लोन बढ़ते जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए लिवरेज के मतलब फायदा भी हुआ, फेवरेबल इम्पैक्ट। तो इसीलिए इसमें तुम्हारा दो है, देखोगे बात इसमें। तो एक है तुम्हारा सेल। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या टेबल बनाए, तुम्हारा सेल। सेल में से सबसे पहले क्या लेस होगा, वेरिएबल कॉस्ट। मान लो 100 रुपये करके बेच रहे तो 10,000 यूनिट इंटू 100 कितना हो गया, 10 लाख। 12,000 इंटू 100 कितना हो गया, 12 लाख हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये, ये 60 रुपये रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, जब ये 60 रुपये 10,000 से मल्टीप्लाई होता है 6 लाख, ये 60 रुपया जब 12,000 से होता है 7,20,000। तो वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज when the output will also increase। लेकिन याद रखोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या ये 60 से बढ़ के 62 रुपया, क्योंकि 60 का 60 ही है, ये 60 का 60 ही है, लेकिन बढ़ेगा क्या तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत मुद्दा का बात है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कितना बचा तुम्हारा, कंट्रीब्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 लाख रुपए आया, लेकिन ये 4 लाख को हम लोग फायदा नहीं बोलेंगे। दवाई लाए, दवाई वाला को दवाई खरीदने का पैसा दे दिया, देने के बाद जो बचा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि अब तुमको अब जो पैसा बचा अब उस पैसा में तुमको भाड़ा देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, अगर दुकान में सेल्समैन है तो उसको देना है,
जैसे हम पानी मंगाया, पानी वाला होगा, पानी का पैसा देना। तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, वो आने के बाद और भी तो तुम्हारा बिजनेस का खर्चा है, तो वो सब सारा खर्चा क्या होगा तुम्हारा फिक्स कॉस्ट। अब जो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो 4 लाख में से 1 लाख, तो तुम्हारा कितना बचा 3 लाख। तो ये 3 लाख को हम लोग प्रॉफिट बोलते थे पहले, लेकिन अभी 3 लाख को क्या बोलेंगे तुम्हारा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT अर्निंग, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बी मतलब क्या हो गया बिफोर, मतलब ये जो तुम 3 लाख कमाए हो ना, अभी 3 लाख में तुमको अभी इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स देना बाकी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब ये 3 लाख कमाने के बाद अब तुमको क्या देना होगा बोला, इंटरेस्ट। 3 लाख के बाद तुमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसको दोगे, जब तुम फाइनेंशियल लोन वगैरह लिए, डिवेंचर्स वगैरह उठाए, टर्म लोन लिए, कुछ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए, तो 12 लाख का डिवेंचर और 10% है, तो 12 लाख इंटू 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000। ये दोनों जगह तुम्हारा क्या रहेगा, सेम। चाहे तुम नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, सब जगह ये तुम्हारा सेम रहेगा। तो 3 लाख में से 1,20,000 के तो कितना बचा, 1,80,000 और 2,60,000। तो तुम देखो ये दोनों जगह सेम है, 1 लाख भी सेम। उसके बाद भी ये वाला, अब इसमें क्या बचा तुम्हारा, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। एक तो इसमें गलती हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स है। अर्निंग जैसा EBIT था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस करिए तो अब यहाँ पर क्या लिखा, EBT। अब इसके बाद तुमको क्या लेस करनी होगा, लेस टैक्स। एक टेबल को मिटाने होगा, मतलब यहाँ से 4 लाइन मिटेगा। इसका एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बोलो। हाँ, EBIT के बाद हम क्या बोला, माइनस होगा इंटरेस्ट। कितना रुपए इंटरेस्ट आया था, हाँ 4 लाख में से 1 लाख गया, तो कितना बचा तुम्हारा, चार लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा, 3 लाख, और यहाँ पर बचा 3,80,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या दिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लिया हम लोग, 12 लाख का लोन लिया था ना, 12 लाख का 10%, तो कितना हो गया, 1,20,000 और 1,20,000, उतना काट। हाँ 12 लाख क्वेश्चन में दिया रहेगा, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ रहेगा। तो 3 लाख में से 1,20,000 गया, तो कितना बचा बोला, इधर बचेगा 1,80,000 है ना, और इधर कितना बचेगा बोला, तो 2,60,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। एक टैक्स में फिर अभी तो इसमें टैक्स देना बाकी है, तब इसमें तुमको क्या एक लाइन खाली माइनस करना था, टैक्स। तो टैक्स कितना होता है तुम्हारा, 30%। कंपनी वाले लोग के लिए फ्लैट टैक्स होता है 30%, नो एग्जेम्पशन लिमिट, नो एग्जेम्पशन लिमिट। को 2.5 लाख का लिमिट, 12,500 का रिबेट, 87 है, कुछ लोग को मिलने वाला नहीं है। तो टैक्स कितना देगा, 30%। तो 1,80,000 का 30%, अब मारो कैलकुलेटर में, मारो मारो फटाफट करो, 1,80,000 का 30%, कितना हो गया तुम्हारा, 54,000। 54, 2,60,000 का 30%, 2,60,000 का 30% करो, 78,000। तो ये जो तुम कमाए 1,80,000 तुम्हारा क्या था, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब तुम टैक्स दे दिए, तो 1,80,000 में से 54,000 माइनस करो, 1,80,000 में से कितना आइए, ये आया 1,26,000। ये कितना है तुम्हारा, 2,60,000 में से 78 ये तो 1,82,000।
ये जो 1,82,000 आया क्या है तुम्हारा, ये जो ईबीटी था ना, अभी चेंज होकर क्या आएगा तुम्हारा ईएटी। अभी बिफोर टैक्स क्या, आफ्टर टैक्स हो गया, अब आफ्टर टैक्स। तो एक होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें इंटरेस्ट माइनस करना तो क्या आ गया ईबीटी, ईबीटी के बाद तुमको टैक्स माइनस करना तो क्या आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो टैक्स आई है इसको हम लोग ईएटीवी बोलते हैं, और इसको हम लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं पीएटीवी बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी टैक्स देने के बाद अभी भी तुम्हारा झंझट खत्म नहीं हुआ भाई। टैक्स दे दिए, डिवेंचर लोग को इंटरेस्ट दे दिए, सरकार को क्या दे दिए टैक्स। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुमको क्या देना होगा डिविडेंड। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से तुम कितना पैसा उठाए 10 लाख। तो ये 10 लाख तुम्हारा क्या है बोला था, अगर हकीकत बोले ये 10 लाख तुम्हारा क्या है फेस वैल्यू। ये 10 लाख क्या है फेस वैल्यू। और ये जो 14% है, ये जो 14% है, ये 14% तुम्हारा क्या हो गया रेट ऑफ डिविडेंड। ये 14% क्या तुम्हारा रेट ऑफ, जैसा ये 10% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 14% क्या है रेट ऑफ डिविडेंड। तो कितना का फेस वैल्यू 10 लाख, तो 10 लाख का 14% कितना होगा तुमको 1,40,000। तो ये किसको देना है तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को, इन लोगों को देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। तो अब बोले 1,26,000 में इसको हम थोड़ा सा घटा देते हो अब, क्योंकि ये हो गया 5 लाख करते हैं। तो 5 लाख का 14% बोलो कितना आ रहा है 70,000। 5 लाख का 14% एक बार मार के देखो 70,000। और जिसका नाम क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये तुम लोग टैक्स नहीं पढ़े डीडीटी, डीडीटी कुछ नहीं है, जितना डिविडेंड दोगे, जितना डिविडेंड दोगे उसी के ऊपर तुमको क्या देना है टैक्स। एक था इनकम टैक्स और ये क्या है तुम्हारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये जैसे आया था 3 लाख, तो 3 लाख का 30% किए तो आ गया 1,80,000 था, 30% का तो 54,000 आया। डीडीटी वैसे तुमको किसके ऊपर निकालना है बोलो तो, ये जो डिविडेंड दे रहे हो 70,000, उसी के ऊपर तुमको 10% क्या देना है सरकार को टैक्स देना है। तो 70,000 का 10% कितना हो गया तुम्हारा 7,000। यहाँ भी कितना हो गया बोला 7,000। तब हमको एक बात बताओ 1,26,000 में से -77 करो, फटाफट मारो भाई। 1,26,000 में से -77 कितना हो गया 49। 1,82,000 में से माइनस करो 79, 79 क्यों 1,82,000 माइनस 77,000 1,05,000। ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद ये जो पैसा बचा 49 और 1,05,000 ये किसके लिए बचा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। अपने में एक तो सेंटेंस आ गया। ये पैसा किसके लिए बचा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। क्यों सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सर, डिवेंचर लोग को ऑलरेडी इंटरेस्ट दे चुका है, सरकार को टैक्स दे चुका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड दे चुका है, सबको दे दिए। तो ये जो अब पैसा बचा 49 इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका हक है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर लोग का। तो इसीलिए इसका नाम क्या आता है EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये 49 और 1,05,000 किसको मिलेगा बोलो इक्विटी शेयर्स को। अब तुम देखोगे तुम्हारा कंपनी में इक्विटी शेयर्स कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर हम जैसे अपने क्वेश्चन में कितना लिए 40,000 शेयर। तो ये 49,000 रुपीज किसको देंगे बोलो 40,000 शेयर होल्डर्स को देंगे। तो एक शेयर होल्डर को कितना देंगे 49,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 49,000 1 रुपया 1.225 और यहाँ पर बोलो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना रुपया 2.625। तो ये 2.625 और ये 1.225 क्या है तुम्हारा अर्निंग पर शेयर। ये 49,000 टोटल क्या आया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो 49,000 जब तुम जाओगे देने के लिए तो उधर कितना आदमी खड़ा होगा बोलो 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर खड़ा होगा।
तो जब तुम 49,000 जाओगे देने के लिए, कई आदमी को दे दोगे 49,000? कि तुमको पहले 40,000 आदमी भाई, कितना आदमी इतना, पहले डिवाइड मारोगे। डिवाइड मारने के बाद एक एक आदमी का पीछे कितना रुपये निकला, 1.225। यहाँ पर ही कितना कम है, 1,05,000। यहाँ भी कितना शेयर होल्डर है, वही 40,000। तो एक एक आदमी पीछे हिस्सा कितना लगा, 2.65। तो वही एक एक शेयर होल्डर कितना कमाया, उसी को हम लोग क्या बोला, अर्निंग पर शेयर। इसी को हम लोग कहते हैं EPS। इसी को हम लोग क्या बोला, तुम्हारा अर्निंग पर शेयर। क्लियर है बात? तब तुम लोग को एक बात हम बता रहे एकदम लास्ट में, ये जो टेबल है, लिवरेज का जो टेबल है, ये टेबल को हम लोग जो बोला पहले हम भी बोले, ये ऑलरेडी तुम लोग सेमेस्टर 4 में मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में मोर और लेस बनाए। इतना डिटेल वर्जन नहीं था, खाली वहाँ क्या था, वहाँ सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया था, तुम लोग बोला था प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया था तो प्रॉफिट। उसमें कोई इंटरेस्ट का झमेला नहीं था, टैक्स का झमेला नहीं था, प्रेफरेंस डिविडेंड का झमेला नहीं था, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का झमेला नहीं था, अर्निंग पर शेयर का झमेला नहीं था। वहाँ एकदम सिंपल था, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया प्रॉफिट, बात खत्म। बस 4 आइटम से ज़्यादा उसमें होता नहीं था। चूँकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ा चीज़ डिटेलिंग क्या है और ज़्यादा, तो तुमको टेबल याद कैसे रखने होगा, बोला सेल होगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, बचेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पॉकेट में तुमको खुश होना नहीं है कि जो पैसा बचा, क्योंकि अभी उस पैसा में तुमको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जितना खर्चा है, सेल्समैन सब देना तुमको बाकी है। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कर दिए तो क्या बचा तुम्हारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग पहले प्रॉफिट बोलते थे, उसको हम लोग FM में क्या बोलेंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब EBIT बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो बचा फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स में फिर क्या देंगे, टैक्स। तो फिर क्या बचा तुम्हारा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी टैक्स बचने के बाद तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ भाई, टैक्स डिवेंचर बैंक लोग को इंटरेस्ट दे दिए, सरकार को पैसा दे दिए, उसके बाद भी अभी भी 2 आदमी तुम्हारा नजर का सामने खड़ा होगा। 2 आदमी कौन है बोलो, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर। अब वो प्रॉफिट में पहले किसको देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग पैट बोलते हैं, वो पैट में क्या दोगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस लोग को डिविडेंड दे देंगे, लेकिन सरकार का नियम है जब हम लोग डिविडेंड देंगे इसके ऊपर टैक्स देना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। भाई जो लोग पैसा कमा रहे हैं वही लोग ना टैक्स देगा सरकार को, लेकिन सरकार बोलता है कि ये लोग बहुत आदमी, प्रेफरेंस होल्डर एक आदमी के बहुत आदमी होगा, बहुत आदमी, तो सरकार बोल रहा है उतना आदमी को हम पकड़ नहीं सकेंगे। हमको पकड़ सकेगा, मेरे अंदर मान लो 40 टेस्ट का, उसको पकड़ सकेगा नहीं, तो सरकार का बोला हम साबिर सर को पकड़ेंगे। तो बोला इसका जो टैक्स है आप दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जब टैक्स पैसा देंगे तो हम पैसा देने से पहले क्या जमा कर देंगे सरकार को, टैक्स। तो 70,000 के ऊपर 10% हमको क्या देनी होगा, टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हालांकि लॉजिकली देना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को, भाई कमा रहे थे डिविडेंड तो दे देगा टैक्स, लेकिन सरकार बोल रहा हम तो लोग को पकड़ नहीं सकेंगे, तो लोग का पैसा हम ही लोग से ले लेगा। तो हम लोग भी शानागिरी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोग शानागिरी, हमको देना लोग को 77,000 देना, कितना 77, तो हम कितना देंगे उसको 70। वही लोग का 7,000 रुपया काट के डिविडेंड टैक्स क्या करेंगे, जमा। मेरा पॉकेट से एक्स्ट्रा 7,000 नहीं जाएगा, हमको देना 77, तो हम पूरा 77 नहीं देंगे, डिविडेंड का पैसा, टैक्स का पैसा डिविडेंड में शामिल कर देंगे। अब पैसा जब देंगे तो लोगों को काट के देंगे टैक्स का पैसा, तो उन लोगों को दे देंगे 70,000 और बाकी का 7,000 काट के सरकार को जमा कर देंगे। तो जमा करने के बाद कितना बचा था, 49। तो इसमें क्या वाला, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इन लोग को कुछ डिविडेंड या इन लोग को बोला जाता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कितना कमा रहा है, तो जितना तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर है तुम उससे क्या करोगे, बोला डिवाइड कर दोगे, जितना कमाया नंबर, जितना आदमी है उससे क्या करोगे डिवाइड। तो एक शेयर होल्डर कितना कमाएंगे, एक 1.225, एक शेयर होल्डर कमाए 2.625। क्लियर है बात? इसी के साथ ये वाला तो लेवरेज का समझाया। अभी इसमें डिटेलिंग और बताना बाकी है, वो ऑपरेटिंग का फार्मूला कैसे, फाइनेंशियल का फार्मूला कैसे, ठीक है।